the last video, we have discussed how important Bangladesh is for India. So I hope आपने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा, जिसमें कि मैंने आपको बांग्लादेश को बहुत क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में आपको समझाया था. ठीक है, इसमें जो भी पाइवोटल पॉइंट्स है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो अच्छे से मैंने आपको नोट डाउन भी करवाए थे और इन मैप समझाए भी थे. उससे प्रीवियस लेक्चर में श्रीलंका और नेपाल को बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है एज़ पर द जियोग्राफिकल रीजन और एज़ पर द माउंटेन्स, जो जैसे माउंट एवरेस्ट होगी, माउंट मेकालू होगी. ये मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से इनका जो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे ये हैं वो भी समझ आए और जो इनकी इम्पोर्टेंस है उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में वो भी पता चले. तो सो बाय फार हमने 3 कंट्रीज़ जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशिया के नेशंस हैं, जिसमें कि जो सार्क ग्रुप है उसकी जो 3 कंट्रीज़ है श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, अच्छे से हमने समझ लिए हैं. और जो हम नेक्स्ट आज शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट कंट्री हम पढ़ेंगे वो है भूटान एंड म्यांमार. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे भूटान को. भूटान एक बहुत ही छोटा सा नेशन है, ठीक है, विद रफली एन एरिया ऑफ 38,394 किलोमीटर स्क्वायर. यस गाइस, यू हर्ड इट राइट. एरिया इज 38,394 kilometer square. And again guys, I'm telling you that this is just a pictorial representation of map and which is not on the scale, so kindly bear with it. And जो भूटान कंट्री है उसे हम क्या कहते हैं, उसे किस नाम से बुलाया जाता है? भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली गरजती है, इसीलिए यहाँ पे इसे बोला जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट. ठीक है, और इसे लैंड ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप इन भूटान का मैप देखोगे तो उसमें भी एक ड्रैगन ही बना होता है उस मैप में. ठीक है, इसी वजह से इसे लैंड ऑफ ड्रैगन्स भी कहा जाता है. और जो भूटान है वो हाईली माउंटेनियस रीजन है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तिब्बत का जो रीजन है उसके पास लगता है. ठीक है, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखता है कि भूटान के नॉर्थ में जो है वो है चाइना. ठीक है, जो तिब्बत का रीजन था, तिब्बत को जो चाइना ने एनेक्ट कर लिया था इन द अर्ली 90s, तो वो वाला रीजन जो है वो तिब्बत के नॉर्थ में. ठीक है, और तिब्बत के साउथ में है इंडिया. जो भूटान का तिब्बत का बॉर्डर जो लगता है वो है रफली 477 किलोमीटर. एंड ऑन द साउथ साइड जो इंडिया का बॉर्डर लगता है भूटान के साथ वो है 659 किलोमीटर. सो क्लियरली यू कैन सी दैट कि जो इंडिया का बॉर्डर है भूटान के साथ वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना. ठीक है, और भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू. और थिम्पू कहाँ पे है? यहाँ पे नेपाल की भूटान की वेस्टर्न साइड पे जो इसकी कैपिटल है वो है थिम्पू. वैसे ही मैंने आपको कैपिटल और जब करेंसीज करवाई थी अर्ली लेक्चर्स में, उसमें भी मैंने आपको कवर करवाया था, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. और थिम्पू के जस्ट नीचे एक यहाँ पे पॉइंट है जिसका नाम है पारो. ठीक है, क्या नाम है? पारो. और ये बिगेस्ट सिटी है गाइस. थिम्पू के जस्ट पास एक सिटी है पारो, जो कि भूटान की बिगेस्ट सिटी. ठीक है, और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो अपर पार्ट है, ठीक है, जो भी अपर पार्ट है भूटान का, यहाँ पे ग्रेट हिमालयन रेंज है. ये सारी जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज है. ग्रेट हिमालयन रेंज. ठीक है, और ग्रेट हिमालयन रेंज में एक बहुत ही फेमस एक माउंटेन पीक है भूटान की, जिसे बोलते हैं हम गंगखार यूनसम. काइंडली रिमेंबर द नेम गंगखार यूनसम. और ये जो माउंटेन पीक है ये है
ग्रेट हिमालयन रेंज की हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट माउंटेन जिसका नाम है कंखार यूनसम with an elevation of 7,570 मीटर. रिमेंबर दिस एलिवेशन. ठीक है. और भूटान को और अच्छे से समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए 1950-60s में जब जो चाइना है जब उसने तिब्बत को एनेक्स करना शुरू किया था और वहाँ से दलाई लामा जी इंडिया में आए थे और वहाँ के जितने भी तिब्बतियंस थे उनको अलग अलग जगह में भेज दिया चाइना के, ताकि वहाँ पे कोई भी तिब्बतियन ना रहे और बाद में कोई भी तिब्बतियन चाइना के खिलाफ रिवोल्ट ना करे. इसी वजह से चाइना ने जितने भी तिब्बतियंस थे उनको अलग अलग जगह भेज दिया और तिब्बत को एनेक्स कर लिया. ये देख के भूटान को ऐसा लगा कि हम भी चाइना के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो ऐसा ना हो कल को कि चाइना हमें भी एनेक्स कर ले. तो फिर उस टाइम जो भूटान के राजा थे उन्होंने इंडिया को कहा कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं. ठीक है. लेकिन उन्होंने हमारे देश से ये आश्वासन भी मांगा कि हम आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप चाइना की तरह हमारी कंट्री में भी करो कि जितने भी भूटान के लोग हैं उनको अलग अलग अपनी स्टेट्स में भेज दो ताकि भूटान का कोई भी लोकल रेजिडेंट भूटान में ना बचे. ठीक है. और आप एक तरह से भूटान को हथिया लो. तो इंडिया ने कहा कि आप पहले 2 साल हमारे साथ रह के देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा देन वेल एंड गुड, तो आप हमारे साथ मिल जाना, तो आप हमारी कंट्री में आ जाना. अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा देन यू आर फ्री, जो आपकी विल होगी आप उसके अनुसार करना. ठीक है. तो वहाँ के राजा ने भूटान के राजा ने क्या किया, 1974 से 1976 में इंडिया में भूटान को मिला लिया और इंडिया के साथ रहना शुरू किया. ठीक है. जब 1976 में जब ये 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, बस इंडियन गवर्नमेंट हमें इतना प्रॉमिस कर दे कि जो इंडिया में है वो हमारा राजा भी रहेगा. मतलब कि हमारी जो ये भूटान जो इंडिया में मिलेगा लेकिन भूटान में जो है वो राजतंत्र ही रहेगा, कोई भी डेमोक्रेसी इन्हें नहीं चाहिए थी. तो इंडिया ने कहा कि ये तो इनसे हो नहीं पाएगा, इंडिया से हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया में तो उस टाइम प्रॉपर डेमोक्रेसी थी और ये जो चाहते थे ये राजतंत्र चाहते थे कि राजा एक के बाद एक राजा जो है वो ही रूल करे भूटान में. तो भूटान और इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही रहे लेकिन जो भी भूटान की सिक्योरिटी का जिम्मा है वो इंडिया ने खुद पे ले लिया. तो आज भी आप ये ज़रूर याद रखना कि भूटान की कोई भी पर्सनल आर्मी नहीं है, कोई भी अपनी पर्सनल डिफेंस फोर्स नहीं है. इसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम इंडियंस की है और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी है. ठीक है. इसलिए 2017 में जो डोकलाम एरिया है वो भूटान के पास का एरिया है. ठीक है. भूटान का एरिया है. तो वहाँ पे इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो यहीं पे हुआ था. चाइना ने बहुत कोशिश की लेकिन इंडिया ने उनको अच्छे से खदेड़ के वापस भेज दिया था. आई थिंक आपको याद होगा क्योंकि बहुत उस टाइम ये जो इशू है लाइमलाइट में आया था. ठीक है. और इसके अलावा हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि भूटान जो है हाईली माउंटेनियस रीजन है जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है. सो भूटान को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने भूटान की इतनी ज़्यादा मदद की है कि भूटान चाह के भी इंडिया का कर्ज कभी नहीं चुका सकता. यार आप ऐसे बोल सकते हो कि भूटान कभी भी इंडिया को मदद के टाइम में मना नहीं कर सकता. अब इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं इसमें भूटान में, वो मैक्सिमम इंडिया ने लगाया हुआ है. ठीक है. और इंडिया ने अपनी मशीनरी भेजी है, इंडिया ने अपने इंजीनियर्स भेजे हैं और इंडिया ने ही वो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं हाइड्रो पावर डैम्स जो पावर प्लांट्स हैं भूटान में. और उससे जो बिजली बनती है ना इंडिया उसे खरीदता है भूटान से. ठीक है. यानी कि उस बिजली को लेके भूटान को हम पे करते हैं. हमारा हाइड्रो पावर प्लांट भी हमारा, इंजीनियर्स भी हमारे, रॉ मटेरियल भी हमारा. ठीक है. और उसी बिजली को हम भूटान से परचेज करते हैं ताकि भूटान को हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें. सबसे इम्पॉर्टेंट 3 जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं भूटान के वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. काइंडली मार्क द लोकेशन और इन्हें ज़रूर याद रखिए. एक बिल्कुल हमारा यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट पे है, सॉरी वेस्टर्न फ्रंट पे है, इसे हम बोलते हैं ताला हाइड्रो पावर प्लांट. ताला हाइड्रो
पावर प्लांट, ठीक है। बिल्कुल उसके ऊपर जाके थिम्पू के नीचे एक और प्लांट है इंडिया का, जो कि भूटान में रन कर रहा है हाइड्रो पावर, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूखा हाइड्रो पावर प्लांट। I'll just give an arrow to this side. चूखा, CHUKA, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे सामने, ताला के बिल्कुल सामने मिड में एक और बहुत इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट है इंडिया का, जो भूटान में रन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं दोगाचू पावर प्रोजेक्ट। दोगाचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आपको तीन तो बिल्कुल याद रखने ही हैं भूटान से रिलेटेड, क्योंकि यही बहुत 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 इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो इंडिया भूटान में रन कर रहा है, और इनकी बिजली हम भूटान से ही खरीदते हैं। और जो मैंने आपको ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज बताई, ग्रेट हिमालयन रेंज के साथ ही यहाँ पे इस साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। इसे हम बोलते हैं ब्लैक माउंटेन्स। सो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक माउंटेन्स रन थ्रू विच कंट्री, सो मेक श्योर यू गिव द करेक्ट आंसर बाय मार्किंग भूटान। सो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लैक माउंटेन, MG, ठीक है। सो भूटान में इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इतनी सी चीज़ें अगर आप याद रखोगे दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कंट्री विच इज़ म्यांमार। सो म्यांमार 1935 तक इंडिया का ही प्रोविंस था, ठीक है। म्यांमार इंडिया प्लस पाकिस्तान, ये जितना भी एरिया है वो इंडिया में ही काउंट किया जाता था 1935 से पहले, ठीक है। उसके बाद म्यांमार एक सेपरेट कंट्री बन गया, और म्यांमार जिसका कि पहले नाम था बर्मा, पहले इसे बुलाया जाता था बर्मा के नाम से, लेकिन फिर बर्मा क्योंकि एक ब्रिटिश नाम है तो इसे नाम चेंज करके नाम रख दिया गया म्यांमार। म्यांमार जो है एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है। यहाँ पे नियर अबाउट 87.9 जो हैं बुद्धिस्ट हैं। कितने? 87.9 जो हैं वो बुद्धिस्ट रहते हैं, और जो 6.2 हैं वो होंगे क्रिश्चियंस, एंड रेस्ट आई थिंक 4% के करीब यहाँ पे हैं मुस्लिम्स, यस मुस्लिम, और बाकी जो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। सो म्यांमार और इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, जो कि मैं एक शॉर्ट वे में समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे सिद्धवे पोर्ट तक एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया, ठीक है, और वो इसलिए बना रहा है कि कल को अगर हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो किसी भी वे से अगर वो बंद हो जाए तो हमारे पास एक अल्टरनेट रास्ता हो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से लेके एक सिद्धवे पोर्ट तक हम बाय ओशन आएंगे, बाय सी आएंगे, और सिद्धवे पोर्ट से लेके यहाँ कालादान रिवर से होते हुए, ठीक है, सिद्धवे पोर्ट से कालादान रिवर से होते हुए हम मिज़ोरम में एंट्री करेंगे, ठीक है। ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को एक हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जिससे कि हमारे रिलेशन अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा डिट्रॉइट हुए हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जो इंडिया का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसके साथ म्यांमार के साथ। क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप दिमाग में रखना, इंडिया और म्यांमार को एक चीज़ डिवाइड करती है, वो है क्या है, वो है अराकान योमा, अराकान, जिसे अराकान माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, अराकान, ठीक है, अराकान माउंटेन्स ये डिवाइड करती हैं किसको, इंडिया और म्यांमार को, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे,
तो उनकी एक तरह की यहाँ पे काफ़ी डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, जो कि इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को बनने से रोकती है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा किसके लिए होता है? इंडिया के लिए। इनफैक्ट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो मैंने बांग्लादेश वाली वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है, वो भी अगर किसी भी वे से बंद हो जाए ना, जिसे हम चिकन एग बोलते हैं, तो हमारे पास एक अल्टरनेट रास्ता होता म्यांमार के थ्रू अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल अराकान माउंटेन्स के साथ यहाँ पे एक प्लेट्यू है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज हैं, बुंदेलखंड प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट्यू है जिसका नाम है शान प्लेट्यू। म्यांमार का एक प्लेट्यू है जिसका नाम है शान प्लेट्यू। और ये किस लिए फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो म्यांमार की हाईली कल्टीवेबल लैंड है। सो शान प्लेट्यू के बाद आपको दो रिवर्स म्यांमार की, जो मेजर टू रिवर्स हैं म्यांमार की, वो आपको याद रखनी है अच्छे से। द फर्स्ट वन इज इरावदी रिवर, जो कि ये ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। आप मैप में भी देखोगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इरावदी। एंड द नेक्स्ट वन इज, जो ये मार्क की हुई है मैंने, आप मैप पे देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है, ये है साल्विन रिवर। एंड गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बिग एग्जाम लाइक यूपीएससी और हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है और जो कि बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, ठीक है, उसमें आप कोशिश करना कि मैप्स जो हैं वो खुद हाथ से ड्रॉ करो। चाहे सामने कोई ग्लोब, कोई एटलस, कोई मैप रख लो, ठीक है। इससे क्या होगा, खुद ड्रॉ करोगे ना, अब जैसे जितने भी मैप्स मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, अब मुझे एक एक चीज़ अच्छे से याद हो चुकी है कि कौन सी कंट्री में राइट या लेफ्ट या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी रिवर हैं, ताकि किसी बड़े एग्जाम में अगर आपको बैठना हो तो एटलीस्ट आपको किसी भी टाइप की आंसर देते वक्त कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि एक तो टाइम वैसे ही बहुत कम होता है, ठीक है, और उसमें भी अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाओ तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप जो आंसर है वो गलत मार्क कर दो। एनीवेज, लिविंग दैट, आपको ये याद रखना है कि ये जो रिवर है वो है साल्विन रिवर, एंड दिस रिवर इज़ नोन एज इरावदी रिवर। और ये बिगेस्ट रिवर है म्यांमार की, ठीक है। इरावदी रिवर इज़ इन ब्लैक इन कलर। कई बार आपको कलर दे के ये भी पूछ सकते हैं कि इस रिवर का नाम क्या है, और जो साल्विन रिवर है ये है रेड इन कलर जी। और आपको ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, ये आइलैंड्स जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार, जो इंडिया का पार्ट है, और म्यांमार, ठीक है, उन दोनों के बीच के आइलैंड्स हैं, ठीक है। और ये बहुत फेमस आइलैंड्स हैं म्यांमार के, ठीक है। इन आइलैंड्स के, इस आइलैंड का नाम है कोको आइलैंड। और इस कोको आइलैंड के साथ बहुत बड़ी एक हिस्ट्री छुपी है। मैं उसको एक शॉर्ट वे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि 1947-48 के बाद जब इंडिया टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, तब म्यांमार ने पीटी नेहरू से कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, कि हमें ये जो कोको आइलैंड है ये आप काइंडली दे दीजिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एज ए गुड जेस्चर कोको आइलैंड को म्यांमार को दे दिया, ठीक है, एज ए गिफ्ट। सो मेरे हिसाब से ये उस टाइम की, क्या अभी तक की, इंडिया की सबसे बड़ी गलती थी। गलती इसलिए क्योंकि आज के टाइम में इस कोको आइलैंड में पता कौन है? इस कोको आइलैंड में चाइना बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? चाइना, यस। और क्योंकि ये म्यांमार ने चाइना को रेंट पे दे दिया, और चाइना का यहाँ पे आने का मेन मकसद यही है, आपको पता है कि इंडिया के इतने पास आने का क्या मकसद होगा, ठीक है। यहाँ पे चाइना ने आके क्या लगा दिया? ट्रांसमीटर्स और रडार। अब सपोज करो ये कोको आइलैंड है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार होगा, और यहाँ से इंडिया की बाउंड्री गुजरती है, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री गुजरती है। और यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उड़ीसा स्टेट है, ठीक है, उड़ीसा स्टेट आती है, ठीक है, जो यहाँ पे कोको आइलैंड पे ट्रांसमीटर एंड रडार लगाया हुआ है, वो बहुत आराम से उड़ीसा के साथ साथ हमारी जो आंध्र प्रदेश है नीचे, आंध्र प्रदेश तक अच्छे से उनका रडार जो है वो चीज़ें कैप्चर करता होगा। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का एक बहुत फेमस आइलैंड था व्हीलर आइलैंड, ठीक है, जिसका कि बाद में नाम चेंज करके अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया,
ठीक है। 90% जो भी इंडिया की मिसाइल्स हैं वो यहाँ से टेक ऑफ होती हैं, ठीक है। जो भी हमारी DRDO हमारी मिसाइल्स टेस्ट करते हैं, वो जो व्हीलर आइलैंड है, जिसे कि अब अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं, यहाँ से मिसाइल्स वो सारी टेक ऑफ होती हैं। और सोचो वो कितना ज़्यादा इंडिया के लिए आई थिंक बुरा भी बोल सकते हो या नेगेटिव भी है कि चाइना कोको आइलैंड पे इतना पास ट्रांसमीटर और रडार लगा के बैठा हुआ है। और सेम जब आप नीचे आते हो, ठीक है, यहाँ पे है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा जो है वो आपको सबको पता होगा कि रॉकेट लॉन्चिंग साइट है। यहाँ से जितने भी इंडिया के रॉकेट्स हैं वो यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। सो एक तरफ मिसाइल्स और दूसरी तरफ रॉकेट्स, और कोको आइलैंड पे बैठा हुआ चाइना अपने ट्रांसमीटर्स और रडार्स लगा के, ठीक है। सो इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ये, ठीक है। बट अब जो है सो है, इंडिया ने गिफ्ट किया है तो इंडिया को अब भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन अब हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसको जल्दी से जल्दी जो है इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि कल को कोई भी जो भी डिज़ास्टर्स कुछ भी हमारे साथ ना हो पाए, ठीक है। और इन द लास्ट आई थिंक आई हैव नॉट टोल्ड यू द टोटल एरिया ऑफ म्यांमार। एट प्रेजेंट जो म्यांमार का एरिया है वो है 6,76,575 किलोमीटर स्क्वायर। सो गाइस, म्यांमार को लेके जो भी इम्पोर्टेंट था वो फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो यही था। बाकी जो अगर जैसे कुछ लेफ़्ट टू राइट माउंटेन्स कौन कौन सी आती हैं, या जो रिवर्स हैं उनका क्रम क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये हम बाद में जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तब, ये जब माउंटेन्स पढ़ेंगे तब वन बाय वन मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। बट अभी के लिए मतलब कि इतना काफ़ी, आपको एक एक कंट्री के बारे में जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी दिमाग में रखोगे आप या अच्छे से पढ़ोगे ना, दैट वुड बी मोर इनफ, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है, एंड प्लीज़ इफ़ यू कैन डू देन प्लीज़ मेक नोट्स। क्योंकि खुद बनाए हुए नोट्स ना, आप कहीं से भी कुछ भी लेके आ जाओ, कुछ भी पढ़ लो, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं जो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे ना, वो कुछ भी नहीं बैठेगा, ठीक है। और जब भी आप जब एग्ज़ाम आपका पास होगा, जस्ट गो थ्रू दोज नोट्स एंड दे जस्ट वर्क लाइक मैजिक, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, अपने पेरेंट्स से प्यार करें। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, बाय।